हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू डेसी मास्टर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं, आपका जिशान सर। और आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर के हाजिर हूं, और जो कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर है, थर्ड सेमेस्टर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग विच आर डूइंग अंदर स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंदर। और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने सारे स्टूडेंट्स का जो मुझे इस लेक्चर में देख रहे हैं। और आशा करता हूं कि आपको जो इससे पहले वाला जो लेक्चर मिला था जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी का था वो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही पसंद पड़ा होगा, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी ही नहीं, मैकेनिकल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि थर्ड सेमेस्टर में हमें पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपके सिर्फ डिप्लोमा के पूरे कैरियर में ही नहीं, क्योंकि आप जब भी एग्ज़ाम में कहीं जाते हैं या कुछ भी करते हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं या फिर आप कहीं इंटरव्यू वगैरह में बैठते हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर द न्यू इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ द बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैं आपका जिशान सर आपके लिए हाजिर हूँ लेकर के आज सेकंड लेक्चर, और ये पेपर मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग नाम से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नाम से ही समझना होगा बेसिक मैकेनिकल। तो चलिए हो जाइए तैयार देसी मास्टर्स के मैकेनिकल के थर्ड सेमेस्टर ऑफ क्लास में। और टेंटेटिव आपका जो जून में एग्जाम होने वाला है मेनली, तो उसके लिए अब हम लोग के पास समय भी बहुत कम है, और हम लोग बहुत ये हमेशा ये मेरा टारगेट रहा है कि सिलेबस आपका हमेशा कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। तो सिलेबस का कभी चिंता मत कीजिए, आज तक मैंने कभी भी ऐसा जगह कहीं नहीं पढ़ाया जहाँ मैंने सिलेबस का एक पॉइंट क्या कहीं छोड़ा ही नहीं है। मैंने सिलेबस हमेशा सिलेबस बच्चों को मैंने फुल, इसलिए मैं फुल कंप्लीट करा के हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि बच्चे, क्योंकि कोई ठीक नहीं होता कि कौन से चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये एक बिल्कुल। तो अगर आपके पास तैयारी पूरी होगी, मान लीजिए आपने सिर्फ 3 या 4 यूनिट ही पढ़ा है, तो 4 यूनिट अगर आप पढ़ के जाते हैं और एक स्टूडेंट है जो आपके साथ 7 यूनिट पढ़ के जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो 7 यूनिट पढ़ के जा रहा है उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर हो सकता है कि उस 4 यूनिट में से 2 ही यूनिट से सवाल आया, 2 यूनिट से सवाल नहीं आया, तो कहीं ना कहीं कि उसके पास तो 2 ही यूनिट बचा है। लेकिन जो बच्चा 7 यूनिट पढ़ के गया है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और ये क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? आज इसका हम लोग ओवरव्यू पढ़ेंगे, इसका सिलेबस पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्यों पढ़ें, क्योंकि मेरी ये हमेशा शुरू से ही आदत रही है कि मैं हमेशा बच्चों को ये पढ़ाता आया हूँ कि आप अगर कोई पेपर पढ़ते हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि हम लोग उस पेपर को क्यों पढ़ें, वाई वी आर गोइंग टू स्टडी द पेपर, और व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, उसकी एप्लीकेशन क्या है, आइदर इट इज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस या आइदर इट इज फॉर योर सेमेस्टर पर्पस। चाहे आप सेमेस्टर के लिए पढ़ें, क्यों पढ़ें, है ना। एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर हम कर रहे हैं तो ये बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो पेपर है ये हमारे लिए क्या बेनिफिट्स है, इसको हमको पढ़ने से पेपर को हमेशा इंटरेस्टिंग से इंटरेस्ट बना के पढ़िए, अपने ब्रांच को इंटरेस्ट बना के पढ़िए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इंजीनियरिंग कोर्स करते भी हैं तो उसमें एक इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही आपको एक अच्छे गोल की तरफ, एक अच्छी मंजिल की तरफ ले जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जल्द से जल्द आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला है और बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। तुरंत स्टार्ट होने के साथ साथ हम लोग इसको कंप्लीट भी करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आ जाइए, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट एंड सिलेबस ओवरव्यू आज हम लोग देखते हैं। जो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है वो आप तो जान ही रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस हम लोगों ने ऑलमोस्ट डिज़ाइन किया है। तो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग इसका सिलेबस देखेंगे, और सिलेबस के साथ साथ ही हम लोग ये देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम लोग आज इसके सिलेबस में आते हैं, और सिलेबस में हम लोग आते हैं, सिलेबस में हम लोग देखते हैं कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से क्या है। तो सिलेबस अगर हम लोग देखें मैकेनिकल का सिलेबस, तो मैकेनिकल का जो सिलेबस आपके सामने दिख रहा होगा वो आपके सामने आ गया होगा। मैकेनिकल का सिलेबस, ये आपके कंटेंट ऑफ टॉपिक है, कंटेंट ऑफ थ्योरी है। तो हम लोग ये तो फ्लूइड का देख चुके थे, क्योंकि आज हम लोग बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में ही बात करेंगे। इट इज़ द मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग। ये आपका बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है बच्चों। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज योर टुडेज टॉपिक। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये आपका थर्ड सेमेस्टर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्टों में से एक है। ये कि मैं, मेरी आदत है कि हमेशा आपको ये बता दूं कि आपके जो 70 मार्क्स हैं वो आपके स्टेट बोर्ड में जो आप एग्जाम में जाएंगे उसका एग्जाम है, जहाँ पेपर बैठ के लिखेंगे। 10 मार्क्स इज योर टीचर असेसमेंट मार्क, वो आपके क्लास के परफॉर्मेंस, आपके अटेंडेंस वगैरह पे, ये कॉलेज की डिपेंडेंसी। और 20 मार्क्स आपके क्लास टेस्ट में जो एग्जामिनेशन आपके यहाँ कॉलेज में होता है उसके हिसाब से जो टीचर होंगे वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं 70 मार्क्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, अब हम लोग आते हैं
कि ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है। देखिएगा सिलेबस में बहुत कुछ बताया रहता है, सिलेबस में भी बताया रहता है कि इसको सब्जेक्ट को क्यों बताइए। ऑब्जेक्टिव में क्या लिखता है, टू अंडरस्टैंड द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो जनरल प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, उसको समझने के लिए बच्चे उसको समझें। सेकंड, टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, बिना इसके मैकेनिकल ही अधूरा है। अब क्यों अधूरा वो मैं बताऊंगा आपको। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पावर डेवलपिंग एंड पावर अब्सॉर्बिंग डिवाइस। बहुत सारी पावर डेवलप करने वाली डिवाइस है, आप चाहे एग्जांपल से इंजन समझ लीजिए, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, उसके बारे में पढ़ना। टू अंडरस्टैंड द बेसिक मटेरियल, और कौन कौन सा मटेरियल्स और मैन्युफैक्चरिंग। अगर मान लीजिए कि आपको मैं कहूँ कि आपको एक मेटल का टेबल बनाना है, तो सबसे पहले आपके ध्यान में ये होना चाहिए कि हम वो कौन से मटेरियल का बनाएंगे जिससे वो टेबल मजबूत हो। तो सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द इंजीनियर्स एंड स्टडी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल हम कास्ट आयरन का यूज करेंगे, कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल है कि डक्टाइल मटेरियल है, कैसे पता चलेगा। यही सारा पेपर पढ़ने से ना पता चलेगा, आपको आइडिया होगा। स्टील का बना है, अब स्टील क्या है ये क्या आपको पता है होगा कि अभी तक बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं कि स्टील क्या, व्हाट इज स्टील। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कास्ट आयरन क्या है, कौन सा मटेरियल ब्रिटल है, कौन सा मटेरियल डक्टाइल है, तो ये कहीं ना कहीं एक इंजीनियर को पता होना चाहिए। उनको ये पहले से पता होना चाहिए कि ये सामान बनाने के लिए ये रिक्वायरमेंट है इस तो मटेरियल का, और साथ साथ कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, बहुत सारा क्या तरीका है, गाड़ी के इंजन कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं, बड़ी बड़ी जो बॉयलर है, बड़ी बड़ी जो मशीन टूल्स है वो कैसे मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस पेपर की मदद से समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ये इसका गोल है, जो कि सिलेबस में ही बताया गया है, ठीक है। अब आते हैं इसके कंटेंट में, एक एक करके मैं सारे चैप्टर को आपको बताऊंगा, और सारे यूनिट में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जामिनेशन में जिससे सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू, सबसे पहले चैप्टर में आते हैं यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब थर्मोडायनेमिक्स क्या है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, ये आपसे क्वेश्चन हो सकता है। भाई आपने पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लिया, आपको ये नहीं पता है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। Thermodynamics is the branch of science which deals with the interaction of heat and energy. Thermodynamics is the branch of science which deals with the interaction of energy and environment. ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें एक एक्सचेंज स्टेट, एक बॉडी होती है जिसमें हम लोग हीट का ट्रांसफर को हम लोग देखते हैं, सिस्टम होता है, सराउंडिंग होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। अब रोल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन इंजीनियरिंग साइंस, देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन बताया है। क्या रोल है थर्मोडायनेमिक का इंजीनियरिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। टाइप्स ऑफ सिस्टम, कैसे कितने तरह के सिस्टम होते हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम हम लोग हमेशा बराबर देखते हैं, ये पढ़ना है। प्रॉपर्टीज क्या है, स्टेट क्या है, प्रोसेस एंड साइकिल, ये सब हम लोग पहला पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहले यूनिट का। एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन ऑफ जीरोथ। अब थर्मोडायनेमिक में बहुत सारे लॉ हैं, जैसे जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, ये सारी चीज़ें हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो जीरोथ लॉ इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है, ये आपको नॉलेज अभी नहीं होगा। पहला जो लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ये आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखेंगे इंजीनियरिंग में, यही तो पढ़ना है। और ये एक मैकेनिकल इंजीनियर के, अगर आप स्टेट बोर्ड ऑफ डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं, अगर आपको ये बेसिक्स मैकेनिकल का नहीं पता तो यू कैन नॉट सर्वाइव एट ऑल, आप कहीं भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो फर्स्ट देखिए यहाँ से अगर हम देखें, ये लाइन भी जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ के बारे में बताया। सेकंड लॉ में तो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में ये बताया था, इसके अंदर दो साइंटिस्ट थे, केल्विन थिंक प्लैंक, इन्होंने अपना अपना एक सिद्धांत भी दिया था कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच इज वर्किंग अंडर अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट एंड वर्क इंट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोगों को पढ़ना है। तो इससे तो सवाल एग्जाम में एकदम जरूर भरे रहेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टॉपिकों में से एक है। कंसेप्ट ऑफ हीट इंजन, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, बिल्कुल एक मैकेनिकल इंजीनियर को ये पता होना चाहिए कि हीट इंजन क्या है, हीट पंप क्या है, रेफ्रिजरेशन क्या है, रेफ्रिजरेशन में कौन कौन से गैसेस हैं। केल्विन प्लैंक साहब का नाम देखिए यहाँ पे दे ही दिया है, इसमें उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया था, केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस, जिसके बारे में कार्नोट साइकिल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस, और सभी के टीएसपीवी डायग्राम है पढ़ना है। इंट्रोपी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये पहला यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वेटेज है। आप देखिए यहाँ पे वेटेज यहाँ पे काफी है इस यूनिट का, तो इससे काफी अच्छे सवाल आ सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग, हीट ट्रांसफर, सेकंड यूनिट में हीट ट्रांसफर एंड थर्मल पावर प्लांट। एक्चुअली हीट एंड मास ट्रांसफर करके एक पूरा पेपर होता है जो कि हम लोग को बैचलर में जब हम लोग बीटेक करते हैं उसमें पढ़ना होता है, लेकिन आपको देखिए हीट एंड मास ट्रांसफर का काफी इंपॉर्टेंट है। हीट ट्रांसफर एंड थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। हीट ट्रांसफर क्या है, थर्मल पावर प्लांट क्या है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। अब मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के अंदर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, आप बहुत पहले से पढ़े आ रहे हैं कि हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। अगर मान लीजिए कि आपको एक रॉड दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको यहाँ पे गर्म करो, ये सॉलिड है,
तो आप कुछ देर के बाद देखेंगे कि ये रॉड यहाँ पे भी हीट हो गया, तो कहीं ना कहीं इसमें कंडक्शन हुआ है। अब कैसे हुआ है, तो क्यों हीट का एक ट्रांसफर हुआ है एक मॉलिक्यूल्स के बीच में दूसरे मॉलिक्यूल। इस तरह से कन्वेक्शन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कोई जरूरी कन्वेक्शन लिक्विड में भी होता है, बहुत सारी चीज। उसके बाद हम लोग रेडिएशन पढ़ेंगे कि जिसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर होगा, ठीक है बच्चों। तो कंडक्शन, कन्वेंशन, उसके बाद ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये सब इससे न्यूमेरिकल भी कुछ छोटे आ सकते हैं, लिखा भी है कि रिलेटेड सिंपल प्रॉब्लम्स, बहुत बड़े हेवी बल्कि प्रॉब्लम न्यूमेरिकल नहीं, आपको एक सिंपल प्रॉब्लम जो है वो इससे पूछे जा सकते हैं। फायर टिबन बॉयलर के बारे में आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बॉयलर क्या है मैं आपको बताऊंगा, बॉयलर क्या है ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो बॉयलर भी मैं आपको बताऊंगा। बॉयलर अगर आप इजी लैंग्वेज में समझ जाए, घर पे सबके प्रेशर कुकर होगा। प्रेशर कुकर को एक सबसे अच्छा एग्जांपल मानिए बॉयलर को समझने के लिए। प्रेशर कुकर क्या है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग हाई प्रेशर पे, हाई स्टीम पे किसी भी खाने के सामान को गलाते हैं, तो उसमें आप देखिएगा कि सीटी होती है, एक वाल्व होता है। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो सीटी उस प्रेशर की वजह से ऊपर उठ जाती है और स्टीम रिलीज हो जाती है। तो बॉयलर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, जहाँ हम स्टीम का प्रोडक्शन करते हैं। तो बॉयलर के बारे में, बॉयलर कितने तरह के होते हैं, तो उसमें आपको देखिए क्या क्या पढ़ना, आपको खास के मेंशन कर दिया है कि बैबकॉक, विलकॉक्स, पोखरण बॉयलर। एक वाटर ट्यूब बॉयलर होता है जिसके आसपास वाटर सराउंड करते हैं, और एक फायर ट्यूब बॉयलर होता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं यूनिट नंबर थर्ड। थर्ड में हम लोग देख रहे हैं बच्चों स्टीम टरबाइंस क्या होते हैं। स्टीम टरबाइंस थर्ड में हम लोग देखेंगे स्टीम टरबाइंस क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। स्टीम टरबाइंस क्या होते हैं, स्टीम टरबाइन, दैट इज योर थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में स्टीम टरबाइन। अब टरबाइन क्या है, व्हाट इज टरबाइन। टरबाइन का हमेशा हम लोग याद रखें, टरबाइन का हमेशा हम लोग एक ब्लिट्स पावर जनरेशन में लोग इस्तेमाल करते हैं, है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट के बारे में आपने सुना होगा कि जब हम लोग पानी से बिजली बनाते हैं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कैसे बनता है पानी से बिजली, ठीक है। तो उसमें एक टरबाइन ब्लेड होता है जो वहाँ पे लगा होता है। जब हाइट ऑफ जेट से जब वाटर वहाँ पे टकराता है तो वो टरबाइन रोटेट करता है और वहाँ पे एक मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल विद द हेल्प ऑफ डायनमो। तो टरबाइन में आप देखिए क्या क्या पढ़ना है। स्टीम टरबाइन के बारे में दिया है इसमें, इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन आपको पढ़ना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइंस। कंडेंसर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कंडेंसर क्या है। कूलिंग टावर्स के बारे में पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट, जो जो रेड लाइन से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक आ गया इंटरनल कंबशन इंजन। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपको इंजन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, क्योंकि मेरा बहुत ही फेवरेट पार्ट रहा है गाड़ियों से, मुझे बचपन से ही लगा होता। ऐसा नहीं है कि मुझे शुरू से ही गाड़ियों से लगा होता, इंजन तो मेरा फेवरेट पार्ट है। इंटरनल कंबशन, इंटरनल मतलब अंदर, कंबशन मतलब जलना। तो इंटरनल कंबशन मतलब ऐसा इंजन जिसके अंदर, अंदर में कंबशन, अंदर में कोई चीज जल रही है। जब आप गाड़ी को देखते हैं तो क्या बाहर पेट्रोल जलता है कि गाड़ी के इंजन के अंदर जलता है, तो दैट इज द आईसी इंजन। उसको शॉर्ट फॉर्म हम लोग क्या कहते हैं, आईसी इंजन। तो आईसी इंजन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो आईसी इंजन के अंदर देखिए क्या क्या पढ़ना आपको। ऑटो साइकिल क्या है, डीजल साइकिल क्या है, डुअल साइकिल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवी एंड टीएस डायग्राम, पीवी एंड टीएस डायग्राम आईसी इंजन के अंदर 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन। सीआई एंड एसआई, सीआई मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन। गाड़ी में अगर आप गाड़ी चलाते हैं, आपको अभी तक बहुत सारे बच्चों को तो नॉलेज नहीं होगा इंजन के बारे में, तो ये एक चैप्टर है, ये सब्जेक्ट आपको उसका नॉलेज दिलाएगा। ये सब्जेक्ट ये बता देगा कि आप गाड़ी के अंदर बहुत कुछ बता सकते हैं। अब स्पार्क इग्निशन इंजन क्या है, जहां पे पेट्रोल को स्पार्क के थ्रू जलाया जा रहा है। अगर आप बाइक को देखेंगे तो वहां स्पार्क इंजन ऑलरेडी लगा रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें सीआई इंजन, तो कंप्रेशन, कंप्रेशन इंजन का मतलब क्या है कि वहाँ हवा को हम लोग कंप्रेस करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर डेवलप होता है, और उसके बाद फ्यूल इंजेक्टर से उसमें फ्यूल को इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोर्थ पे आते हैं, यूनिट नंबर फोर्थ। यूनिट नंबर फोर्थ क्या कहता है, मटेरियल्स के बारे में। मैंने बताया था कि मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताता है। क्या है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्लासिफिकेशन, मटेरियल्स कितने तरह के होते हैं, उनका क्या क्या क्लासिफिकेशन, जैसे कास्ट आयरन हो गए, स्टील हो गए, ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग जानते हैं। मेटल कास्टिंग एंड मोल्डिंग, कास्टिंग एंड मोल्डिंग का मतलब सांचा में डालना। जैसे आपने एल्युमिनियम को पिघलाया, और एल्युमिनियम को पिघला के हम लोग कैसे मोल्ड बनाते हैं, उसमें कौन कौन सा बालू भरते हैं, सैंड भरते हैं, और कैसे उसको ढाला जाता है। जब पिघला हुआ लोहा कैसे ढलाता है कास्ट आयरन, फिर उसको कितना देर तक छोड़ते हैं कि वो सॉलिड होके बाहर निकल जाए, ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। पैटर्न क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। अब मेटल वर्किंग में हॉट वर्किंग, देखिएगा मेटल को लोहार लोग गर्म करता है, पीट के कैसा शेप देता है, तो वो हॉट वर्किंग हो गया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे। एक्सट्रूजन क्या है, एक्सट्रूजन आप पेस्ट समझिए, जब आप पेस्ट को दबाते हैं तो पेस्ट उस साइज में बाहर निकलता है। उसी तरह से जब हम लोग एक्सट्रूजन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करते हैं। फॉर्जिंग क्या है, फॉर्जिंग में हम लोग क्या करते हैं भाई, तो फॉर्जिंग के अंदर ये रहा आपका एक्सट्रूजन,
ये रहा आपका फॉर्जिंग। फॉर्जिंग में हम लोग क्या करते हैं, मेटल को पहले हीट करते हैं, फर्नेस से बाहर निकालते हैं। अगर ये इतना बड़ा फॉर्जिंग क्यों करते हैं, ताकि उसके अंदर का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है ये, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर स्ट्रेस वगैरह रिलीज हो जाए। तो क्या करते हैं, इस मेटल को हीट करते हैं और उसके बाद इसको पीटना स्टार्ट करते हैं हैमर से। फिर इसको हम लोग कुछ देर के बाद छोड़ देते हैं, फिर हीट करते हैं, फिर बाहर निकालते हैं। दैट इज द फॉर्जिंग। ये फॉर्जिंग होता है। रोलिंग, ड्राइंग, बहुत सारा है। वेल्डिंग के बारे में भी आपको पढ़ना है। गैस वेल्डिंग क्या है, आर्क वेल्डिंग क्या है, ब्रेजिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा चैप्टर का। और लास्ट यूनिट पर हम लोग आ जाते हैं, यूनिट नंबर 5। ये रहा आपका यूनिट नंबर 5, मशीन टूल्स एंड मशीनिंग प्रोसेस, ये चैप्टर का नाम है। मशीन टूल्स, अब मशीन के बारे में आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि मशीन्स कितने तरह की होती है। तो सबसे शुरुआत से जो मशीन आती है वो है लेथ मशीन। लेथ मशीन के बारे में दिया है कि लेथ मशीन और उनके टाइप्स है। लेथ मशीन को मदर ऑफ द मशीन कहा जाता है। शुरुआत से सबसे पहले जो, और इस पे बहुत सारे ऑपरेशन आप कर सकते हैं, टेपरिंग कर सकते हैं, टर्निंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेथ मशीन क्या है, मिलिंग मशीन क्या है, मिलिंग मशीन, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन, आपके कॉलेज में भी मिलिंग मशीन होंगी, ज़रूर आप वहाँ देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। और उसके बाद जो लास्ट है, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, जैसे ड्रिलिंग मशीन ऑपरेशन, आप क्विक रिटर्न यहाँ दिया है। क्विक रिटर्न में एक सर्कलर पार्ट मान लीजिए, इस तरह से रोटेशन हम लोग करवाते हैं, इस तरह से रोटेशन करवाते हैं, इसी को कहते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ताकि जो भी काम हो रहा है वो इस तरह से हो, बैक एंड फोर्थ, एक बार ड्रिलिंग हो, कटिंग हो। तो ये सारी चीज़ें बुक में, बहुत सारी बुक के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। आप ऐसी बुक खरीदिए जो आपके लिए इजीली हो, जो आपको आसानी से समझ में आए। तो ये तो था सिलेबस, और ये सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सब सिलेबस का आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, ये तो था, आपने सिलेबस देख लिया बच्चों कि सिलेबस क्या है और इस पेपर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये अब तैयार हो जाइए इसकी क्लासेस के लिए। क्लास हम लोग जल्द से जल्द इसका स्टार्ट कर देंगे, और ऑलरेडी स्टार्ट हो ही चुका है क्लास, अब ये मान के चलिए। तो ये बेसिक मैकेनिक, और अब मैं आपको कुछ 2-3 पिक्चर दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये पिक्चर आप किस चीज़ का है बताइए। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, आपने शायद अभी नहीं देखा होगा कभी, ऊपर में लिखा हुआ 4 स्ट्रोक इंजन। मैंने कुछ कुछ पिक्चर्स निकाला है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। 4 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक है इसमें, होता है गाड़ी में कि 4 स्ट्रोक इंजन है भाई। जो बाइक आप यूज कर रहे हैं दैट इज 4 स्ट्रोक इंजन है। 4 स्ट्रोक क्यों कहें इसको, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 वल्व लगे हुए हैं, एक इनलेट वल्व, एक एग्जॉस्ट, और यही तो है स्पार्क प्लग। यही तो है आपके स्पार्क प्लग, जो आपके साथ स्पार्क प्लग यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ आप देखें, यही तो है स्पार्क प्लग। ये आपके वल्व होंगे, एक तरफ से एयर और फ्यूल अंदर आता है इनलेट वल्व से, उसके बाद ये बंद हो जाता है। ये रहा आपका पिस्टन, आप नाम सुने होंगे। ये रहा आपका सिलेंडर, ये सब पढ़े होंगे। ये है कनेक्टिंग रड, दैट इज योर कनेक्टिंग रड। ये रहा आपका क्रैंक। तो ये जैसे ही फ्यूल अंदर आता है, अंदर आने के बाद ये इनलेट वाल्व बंद हो जाता है, आउटलेट वाल्व बंद। उसके बाद जैसे ही पिस्टन ऊपर इसे कंप्रेस करता है, तो क्या होता है, अंडर हाई प्रेशर एंड हीट डेवलप हो जाता है, और उसके बाद यहाँ से स्पार्क से एक चिंगारी लगा दी जाती है। अगर मान लीजिए कि एक रूम बहुत बड़ा है, उसमें बहुत हॉट गैस आप भर देते हैं, गर्म हवा भर देते हैं, और वहाँ अगर आप चिंगारी जला देते हैं, तो वो रूम में आग, पूरी रूम में आग पकड़ लेती है। तो वैसा ही स्पार्क प्लग का भी काम है, यहाँ से वो आग पकड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ हवा सक हुआ, उसके बाद यहाँ कंप्रेशन हुआ। आप देखिए पिस्टन यहाँ था, अब पिस्टन यहाँ ऊपर पहुँच गया, क्योंकि उसने एयर और फ्यूल को कंप्रेस कर दिया है। और ये 2 वल्व बंद है, तो उसके पास जगह भी नहीं निकलने का। तीसरा है पावर, यही तो हमको चाहिए, इतना कुछ हम लोग पावर के लिए तो कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही आपने कंप्रेस कर दिया और स्पार्क से यहाँ देखिए चिंगारी निकली, तो चिंगारी निकलने के बाद उसमें कंबशन हो जाता है, वो जल जाता है। और जलने के बाद एक थ्रस्ट डेवलप होता है। थ्रस्ट का मतलब एक फोर्स जो पिस्टन को नीचे ठेलता है, यहाँ देखिए, उसी को पावर स्ट्रोक कहते हैं। और तब ये क्रैंक घूमता है, क्रैंक घूमता है तो क्रैंक शाफ्ट घूमता है, और आपका व्हील घूमना स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट में क्या होता है कि जब ये क्रैंक नीचे आया, उसके बाद जो हॉट गैसेस भरे होते हैं, जो गंदे गंदे गैसेस भरे होते हैं, वो यहाँ से, उसके बाद यहाँ देखिए इनलेट पर दबाना था, आउटलेट वाल्व खुल जाता है, और ये हॉट गैसेस यहाँ से बाहर निकल जाती हैं, जो आपको अपने गाड़ी के साइलेंसर से बाहर निकलते हुए दिखती है। तो ये प्रोसेस बहुत तेजी में होता है, बहुत फास्ट होता है। जैसे ये 4 स्ट्रोक इंजन का एग्जाम्पल है, ये आपको डिटेल में पढ़ने हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो आप यहाँ पे 2 पिक्चर देख रहे होंगे, ये 2 पिक्चर आप देखिए। इन 2 पिक्चर में पहला आपको मिलिंग मशीन के बारे में दिख रहा है, ये है वर्टिकल मिलिंग मशीन, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ये वाला जो दिख रहा है। दूसरा जो आपको दिख रहा है कि एक आदमी यहाँ पे वेल्डिंग कर रहा है। तो वेल्डिंग में क्या क्या करते हैं हम लोग, क्या है, फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं, कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, वेल्डिंग में कौन कौन सा फिलर मटेरियल का इस्तेमाल होता है, उसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या क्या पार्ट है, कैसे वेल्डिंग होता है, कितनी टाइप्स की वेल्डिंग होती है, बट ज्वाइंट क्या होता है, लैब ज्वाइंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। तो बच्चों, आपको आशा करते हैं कि आज का ये जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा, और
मुझे तो बहुत उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद पड़ा होगा। तो हम लोग आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, और आशा करते हैं कि आप इस क्लास को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। और ये आपके यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, तो क्लास अब आपका मोस्टली जल्द से जल्द स्टार्ट हो ही गया है, तो आप जल्द से जल्द इस कोर्स को लीजिए। और थैंक यू सो मच कि आपको ये आज का क्लास अच्छा लगा हो। आज हम लोग ने ये पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म कर लिया, सिलेबस भी देख लिया, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये देख लिया है कि इसका ओवरव्यू क्या है, हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। ओके बाय।